हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सिमेंटिक एनालिसिस तक का वर्क किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिमेंटिक एनालिसिस करने पे ये पाया था कि सिंटैक्स एनालिसिस से हमने ग्रामर चेक कर ली थी, और सिमेंटिक एनालिसिस के थ्रू हमने उस ग्रामर की और उस स्ट्रिंग की या जो भी हमारा इनपुट था उसकी ये चेक कर लिया कि क्या वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। यानी एनालिसिस का पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कंपाइलर में दो फेज हैं, एक एनालिसिस एक सिंथेसिस का। तो एनालिसिस पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे हमने हर तरह की एनालिसिस कर ली कि टोकन वैलिड है या नहीं है, अगर टोकन वैलिड हो तो क्या अकॉर्डिंग टू द ग्रामर है या नहीं है, और अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग है तो क्या उसकी मीनिंग निकल रही है या नहीं है। यानी सिमेंटिक एनालिसिस के बाद हमें एक मीनिंगफुल ट्री मिल रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज। कंपाइलर के इस फेज का क्या काम है, ये फेज हम क्यों, इस फेज की यूटिलिटी क्या है और इस फेज को हम क्यों पढ़ते हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में इसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो बच्चों, अगर आज का एजेंडा डिस्कस करें हम आपसे, तो आज हम लोगों को इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बारे में डिस्कशन करना है। फिर अगर इंटरमीडिएट कोड, ये पहली बात तो ये इंटरमीडिएट कोड क्या है, और अगर ये इंटरमीडिएट कोड है तो किस फॉर्मेट में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्या टर्म है, कितने तरह के इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, तो हम पोस्टफिक्स नोटेशन, पार्स ट्री, सिंटैक्स ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद थ्री एड्रेस कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ थ्री एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन यानी क्वाड्रुपल्स, ट्रिपल्स और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या है। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इन चार फेजेस को कई जगह बच्चों इन इसको तीन फेज में डिवाइड किया है। जैसे जितने एनालिसिस पोर्शन आ रहे हैं, जैसे लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक को इसको फ्रंट एंड कहा है, फिर कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन को बैक एंड कहा है, मशीन डिपेंडेंट कहा है। कई जगह इसको ऊपर के चार फेजेस को फ्रंट एंड कह दिया है, और इसको एनालिसिस फेज में आइडेंटिफाइड डिवाइड किया है, और लास्ट के दो फेजेस जो है उनको बैक एंड की तरह से कहा गया है। तो बेसिकली इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेजेस में होता क्या है, तो इंटरमीडिएट कोड इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड. Intermediate code lies in between the high level and the machine code. In the analysis synthesis model of the compiler, the front end of the compiler translates the source program into an independent intermediate code. Then the back end of the compiler uses this intermediate code to generate the target code. What its meaning? Its meaning is कि इंटरमीडिएट कोड का कॉन्सेप्ट क्या है कि इट टेक्स अ verified parse tree as an input and generates some intermediate code, or generates some code which is in between of the final code and the high level code. This intermediate code has some utility. बच्चों, ये इंटरमीडिएट कोड का अपना एक रोल है। इसको हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम इंटरमीडिएट कोड को नहीं भी यूज़ करें तो हमें क्या 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 ऑप्शन है। हम सिमेंटिक एनालिसिस के बाद डायरेक्ट कोड ऑप्टिमाइज कर दें, और या कोड ऑप्टिमाइजेशन में ही हम कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी कर दें कि उस सिमेंटिक एनालिसिस के बाद हमारे पास जो भी कोड आ रहा है उस कोड को हम ऑप्टिमाइज करके टारगेट कोड जनरेट कर दें। हम दो बार क्यों कोड जनरेट कर रहे हैं, एक बार इंटरमीडिएट कोड में और एक बार टारगेट कोड में। तो इंटरमीडिएट कोड का अपना एक पर्पस है, जैसे कि आपने इसमें समझा कि इट लाइज इन बिटवीन द हाई लेवल कोड एंड द मशीन लैंग्वेज। ये आपके हाई लेवल जो आपने इनपुट दिया था और जो मशीन लैंग्वेज यानी जो मशीन समझती है उसके बीच का एक कोड जनरेट करता है। जनरली ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है, यानी इस कोड को आप किसी भी दूसरी मशीन पे ले जा करके रन करा सकते हैं। जब हमने क्रॉस कंपाइलर का कॉन्सेप्ट समझा था तो वहाँ पे इस इंटरमीडिएट कोड को भी हमने आइडेंटिफाई किया था, इसको समझा था कि यहाँ से अगर हम कोड को या कंपाइलेशन स्टॉप कर दें तो अब जिस मशीन पे इस इंटरमीडिएट कोड को हम रन कराएंगे वो उस मशीन के अकॉर्डिंग फाइनल असेंबली जनरेट कर देगा। ठीक है, इसी इसी फीचर्स के थ्रू हमने क्रॉस कंपाइलेशन या बूटस्ट्रैपिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। तो एक इसकी सबसे बड़ी यूटिलिटी यही है कि हम पोर्टेबिलिटी भी अचीव करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कोड यू कैन अचीव द पोर्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक,
इंटरमीडिएट कोड का आपका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सबसे हम कोड को जनरेट करने से पहले एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ कोड जनरेट कर लें, जिसको हम अपने हिसाब से किसी भी मशीन में रिलोकेट करना चाहें तो हम रिलोकेट कर सकें। अब बात आती है कि अगर हम ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जैसा कॉन्सेप्ट ही ना रखें, क्या बेनिफिट है इंटरमीडिएट कोड को के फेस को इंट्रोड्यूस करने का। हम कोड ऑप्टिमाइजेशन में ही इंटरमीडिएट कोड जैसा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इनबिल्ट कर दें और उसके बाद इस कोड ऑप्टिमाइजेशन में डायरेक्ट हम एक ऑप्टिमाइज्ड कोड या ऑप्टिमाइज्ड कोड जनरेट करें और इस ऑप्टिमाइज्ड कोड से डायरेक्ट हमारा टारगेट कोड जनरेट हो। तो बच्चों जैसे समझिए, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से पहले जो हमें इनपुट मिल रहा है वो हमारे पास ट्री फॉर्मेट में है, एक नॉन लीनियर फॉर्मेट में है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले तो आपका ये नॉन लीनियर का फॉर्मेट को लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद किसी न किसी रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के थ्रू इसको एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास जब जाएगी तो एक लीनियर फॉर्मेट में होगी और ये लीनियर कोड आसानी से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और अगर एक कोड आसानी से ऑप्टिमाइज हो गया तो उसका टारगेट कोड भी जनरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला बेनिफिट इसका क्या है? पहला बेनिफिट ये है कि हमें पोर्टेबिलिटी इन्हेंस करनी है। जब मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर हमें पोर्टेबिलिटी इन्हेंस करनी है देन वी नीड टू जनरेट सम इंटरमीडिएट काइंड ऑफ कोड विच इज मशीन इंडिपेंडेंट और विच शुड बी मशीन इंडिपेंडेंट। तो क्या लिखा है इसमें? बिकॉज ऑफ द मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड portability will be enhanced. For example, suppose if a compiler translates the source language to its target machine language without having the option for generating intermediate code, then for each new machine a full native compiler is required, because obviously there were some modification in the compiler itself according to the machine specification. अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें ये बताया गया है कि हमें पोर्टेबिलिटी इन्हेंस करनी है, हमें पोर्टेबिलिटी इन्हेंस करनी है, इस वजह से हम इंटरमीडिएट कोड जैसा कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये इंटरमीडिएट कोड हम नहीं बनाएंगे या हम कोई इस तरह का कोड नहीं जनरेट करेंगे तो जब हम अपने कोड को किसी दूसरी मशीन पे कन्वर्ट करने या दूसरी मशीन पे हम रन करने जाएंगे तो उस मशीन पे फिर से आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज से कंपाइलेशन स्टार्ट होगा और टारगेट मशीन कोड आपका जनरेट होगा। यानी एक पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस फिर से आपको करना पड़ेगा या कम सिस्टम को ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा, यानी एक फुल नेटिव कंपाइलर की नीड होगी। जबकि अगर हमारे पास इंटरमीडिएट कोड होगा तो कंपाइलर को पूरा हर एक फेज पे या लेक्सिकल सिंटैक्स सिमेंटिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ लेक्सिकल एनालिसिस फेज से ही सिर्फ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज से ही आपके कोड को मॉडिफाई करेगा और उस मशीन के अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है इट बिकम्स easier to apply the source code modification to improve code performance by applying the code optimization technique on intermediate code। अब देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन के या कोड की परफॉर्मेंस अगर हमें इम्प्रूव करनी है, अगर कोड की परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कोड बड़ा ही ऑप्टिमाइज कोड हो। कोड ऑप्टिमाइज कब होगा? जब हमारे पास कोई एक इंटरमीडिएट टाइप का कोई कोड हमारे पास होगा। जब हमारा फाइनल कोड जनरेट हो गया जिसको हम टारगेट कोड कहते हैं, अगर वो कोड हमारे पास जनरेट हो गया और वो अनऑप्टिमाइज्ड कोड है तो वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत डिक्रीज करता है। तो हमारे पास डायरेक्ट टारगेट कोड जनरेट करने से पहले एक इंटरमीडिएट कोड होगा जिसको कि हम ऑप्टिमाइज करके परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर लें और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के बाद हम टारगेट कोड जनरेट करें तो जो टारगेट कोड जनरेट होगा वो कभी भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं करेगा। ये दूसरा रीज़न है या ये दूसरा बेनिफिट है जिसकी वजह से हम इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करते हैं। तो बच्चों हम समझ गए इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज का क्या रोल है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज का रोल है कि वो आपके कोड को सबसे पहले नॉन लीनियर फॉर्मेट का जो आपका सिमेंटिक एनालिसिस का कोड है उसको लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना और उसको किसी एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना
जो ना तो हाई लेवल का कोड होगा और ना ही मशीन डिपेंडेंट कोड होगा या मशीन लैंग्वेज का कोड होगा। ये एक इन बिटवीन इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड होगा, जिसको मशीन अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करके आइडेंटिफाई या जो समझ सकती है। अब अभी मैंने आपसे कहा कि जो हमारे पास कोड आ रहा है वो नॉन लीनियर फॉर्मेट में एक ट्री स्ट्रक्चर्ड कोड है। तो ये ट्री स्ट्रक्चर कोड हम कितने तरह से इंटरमीडिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या कितनी तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तो इन जनरल दो तरह से हम इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और दूसरे को कहते हैं हम लो लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। High level intermediate representation code representation is very close to the source language itself. They can be easily generated from the source code and we can easily apply some code modification to enhance the performance. But for target machine optimization, it is less preferred. और दूसरा है low level intermediate representation. This one is close to the target machine, which makes it suitable for register and memory allocation, instruction and selection. इट इज़ गुड फॉर मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। देखिए बच्चों, दो तरह का हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। इंटरमीडिएट कोड को दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और दूसरा लो लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जैसा हमारा सोर्स कोड है ना, कुछ वैसा ही कुछ उसी कोड का हमारा कुछ मॉडिफाइड वर्जन या एक मशीन लैंग्वेज का वर्जन आप समझ लीजिए। जैसे अगर हमने लिखा x इक्वल ए प्लस बी, एक्स इक्वल ए प्लस बी, ये हमारा हाई लेवल का कोड था। अब हाई लेवल यानी हमारे जो इनपुट कोड था। अब अगर इसको हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है x को हम रिप्रेजेंट कर दें r1, r1 इक्वल ए को रिप्रेजेंट कर दें r2, b को रिप्रेजेंट कर दें हम r3। तो हम लिख देते हैं r1 इक्वल r2 प्लस r3। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं प्लस इक्वल r1 r2 ये कहीं ना कहीं हमें हाई लेवल का फील दे रहा है कि ये हमने सिर्फ क्या किया, उस जो हमारे इनपुट कोड था उस इनपुट कोड में कुछ रजिस्टर के फॉर्मेट में या हम कह सकते हैं किसी दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल के फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपका हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। जबकि लो लेवल रिप्रेजेंटेशन आपके टारगेट मशीन के क्लोज रहेगा। इट मीन्स इसमें हम प्रॉपरली असेंबली कोड की तरह का कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम प्लस का सिंबल यूज़ करें तो वहाँ हम असेंबली के मिनमोनिक्स को यूज़ कर सकते हैं। हम असेंबली के प्लस या जैसे हम अपने अर्थमेटिकल प्लस ऑपरेशन को हम डिफाइन करें तो वहाँ पे हम ADD ऐड लिख देते हैं। हम माइनस यूज़ कर रहे हैं तो हम MIN लिख करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स दिस कोड इज़ वेरी मच क्लोज टू द टारगेट मशीन और इट इज़ वेरी मच क्लोज टू द असेंबली लैंग्वेज। इट मीन्स एक चीज़ ये समझ में आ गया कि हाई लेवल कोड आर वेरी मच क्लोज टू द इनपुट सोर्स कोड, while the low level intermediate representation are close to the machine language. अब कितने तरह के हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो हमने दो तरह से यूज़ कर रहे हैं उसको हम कैसे बेसिकली यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करने के कई तरीके हैं। हम यूज़ कर सकते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। ये जो हाई लेवल और लो लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, इस हाई लेवल और लो लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को अगर आप देखिए तो इसको एक्चुअली प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। जैसे पोस्टफिक्स नोटेशन, जैसे सिंटैक्स ट्री और 3 एड्रेस कोड। ये 3 बेसिक मोड हैं जिसके थ्रू हम इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। पोस्टफिक्स नोटेशन में क्या होता है बच्चों? पोस्टफिक्स नोटेशन आपने पढ़ रखा है। पोस्टफिक्स नोटेशन में आपको पता है आपके ऑपरेटर्स आपके लास्ट में आ जाते हैं जबकि ऑपरेंड आपके उसके पहले आते हैं। तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, हालांकि आपने इसको पढ़ रखे हैं इसको, फिर भी मैं पोस्टफिक्स नोटेशन में आपको बताता हूँ। पोस्टफिक्स नोटेशन इज द यूजफुल फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट कोड if the given language is in the form of expression. The postfix notation is also called as suffix notation or reverse polish. Postfix notation is clear representation of a syntax tree. अभी इस पॉइंट को मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ। जो ये थर्ड पॉइंट लिखा है तो postfix notation is a linear representation of a syntax tree. Next point लिखा, in the postfix notation any expression can be written unambiguously without parenthesis. The ordinary
ordinary means infixed way of writing a sum of a x and y is with the operator in middle. मीन्स यहाँ पे अगर हमें x यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ प्लस ऑपरेटर होगा, करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, x प्लस वाई, बट इन द केस ऑफ पोस्ट फिक्स इट विल बी एक्स वाई प्लस. ठीक. इन द पोस्ट फिक्स नोटेशन द ऑपरेटर फॉलोज द ऑपरेंड. ठीक है, पहले आपका ऑपरेंड आ जाएगा, उसके बाद आपके ऑपरेटर्स आ जाएंगे. पहले आपके ऑपरेंड आ जाएंगे, उसके बाद आपके ऑपरेटर्स आएंगे. पोस्ट फिक्स नोटेशन, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी, इसको कैसे करेंगे? इसको आप कर देंगे ए बी माइनस सी डी प्लस, फिर इन दोनों का अगर आप इस ए बी माइनस और या ए माइनस बी को T1 मानते हैं और C प्लस डी को आप T2 मानते हैं, तो T1 क्रॉस T2 यानी T1 T2 क्रॉस, तो ए बी माइनस सी डी प्लस क्रॉस, फिर ए बी माइनस, और फिर ये जो प्लस है ये इसके लास्ट में आ जाएगा. अगर आप इसको देखिए, आपने पोस्ट फिक्स नोटेशन पढ़ रखे, अगर ये एक्सप्रेशन आपको नहीं समझ में आएगी तो आप बच्चों मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर आपको भेज दूंगा. बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेंड के जस्ट बाद हम ऑपरेटर मेंशन कर रहे हैं. तो अगर a माइनस बी को आप T1 मान लीजिए, C प्लस डी को आप T2 मान लीजिए और a माइनस बी को आप T3 मान लीजिए, तो आपने लिखा a माइनस बी यानी T1 इक्वल आपका हो जाएगा ए बी माइनस, T2 इक्वल हो जाएगा सी डी प्लस और T3 इक्वल हो जाएगा ए बी माइनस. तो T1 क्रॉस T2 प्लस T3 का अगर आप देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा T1 T2 क्रॉस फिर T3 प्लस, यही हो जाएगा. तो T1 T2 क्रॉस बच्चों ये आपने लिखा ए बी माइनस सी डी प्लस स्टार, और फिर T3 हो गया आपका ए बी माइनस, और लास्ट में बीच में प्लस ऑपरेटर था तो उसको आपने लास्ट में ऐड कर दिया. तो हमने क्या किया, हमारे पास सिमेंटिक एनालिसिस के बाद सिंटैक्स ट्री है. सिंटैक्स ट्री को हम ट्रैवर्स करते गए तो आप अगर किसी सिंटैक्स ट्री को बॉटम अप पार्सिंग के अकॉर्डिंग आप उसके सिमेंटिक एक्शंस के अकॉर्डिंग आप पार्स कर रहे हैं और वो अगर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में है, तो हम कोशिश ये करते हैं, या हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक जो होगी वो हम पोस्टफिक्स के फॉर्मेट में ही यूज़ करेंगे. ये बहुत सारे कंपाइलर पोस्टफिक्स के फॉर्मेट में ही इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं. तो पहला आपका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका पोस्टफिक्स के फॉर्मेट में. दूसरा आपका आता है सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री के फॉर्मेट में. अभी तक हम लोग सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री को एज अ सिनोनिम्स यूज़ कर रहे थे. जहाँ सिंटैक्स ट्री बोलना था वहाँ पे मैं पार्स ट्री भी बोल दे रहा था, या जहाँ पार्स ट्री बोलना था वहाँ पे मैं सिंटैक्स ट्री बोल दे रहा था. बच्चों दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, पहले तो आप ये समझ लीजिए. पार्स ट्री अलग चीज़ है और सिंटैक्स ट्री आपकी अलग चीज़ है. जनरली पार्स ट्री जैसे आप ये देखिए, नीचे मैंने एक ट्री बना रखी है, जिसमें मैंने ये दे रखा है, ये ट्री मैंने बना रखी है बच्चों. इस ट्री में मैंने e टेंस टू e प्लस टी, टी टेंस या e प्लस टी और टी टेंस टू टी क्रॉस f और f टेंस टू id का एक मैंने ये ट्री बना रखा है बच्चों. दिस ट्री इज अ पार्स ट्री, जिसमें हमने क्या लिखा है, जो हमारे ग्रामर सिंबल्स हैं उन ग्रामर सिंबल्स को हम नोड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. जबकि आपकी सिंटैक्स ट्री में हम किसी भी ग्रामर सिंबल को, जो हम ये ई टी या आई डी या एफ ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे. आईडी हम इसलिए आईडी या जो भी कुछ हमारे पास जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ होगा, उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हम ट्री को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे. So what is syntax tree? Syntax tree is nothing more than the condensed form of a parse tree. It is another format of representing your parse tree. The operator and the keyword nodes of the parse tree are moves to their parents, and the chain of single production is replaced by a single link. In a syntax tree, the internal nodes are operator and the child nodes are operands. When we create a parse tree, then it combines more detail than the actually needed. So it is very difficult to compiler to parse the parse tree. Take the following tree as means, if we have the parse tree,
first compiler has to choose which parse tree we have to select. If there are more than one parse tree, or the parse tree is generated, then it is the duty of the syntax analyzer or the compiler to identify which parse tree is to be selected for the parsing. Now, if this parse tree is more elaborative, or it is more specific, then parser need not to select the correct one. The parser will select, the parser have the only option to select that parse tree, that syntax tree. So syntax tree is another format of the parse tree through which parser will never be get confused to select. In the past, in the syntax tree, we do not use that 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 symbols. We use the operators and the identifiers. For example, the same grammar we have, this is the grammar. And if we have to if we have to draw the parse tree for id plus id cross id, if we have to draw the parse tree for id, or if we have to draw the parse tree for id plus id cross id, then we have to select this parse tree. This is the parse tree. But in syntax tree, we do not use this e or this t or this f terminology. We we ignore those things, and this is the format of your syntax tree. So the syntax, if a sentence is id plus id cross id, the following would be your syntax tree. This is nothing, this is the your condensed form of your parse tree. So if a question arises in your examination, what is basic difference between parse tree and the syntax tree, you have to mention these two. You can answer this question by mentioning these two examples, where this is your parse tree, while this is your syntax tree. So in syntax tree, there are no need of representation of your grammar symbols. If we have one more example, like x equal a plus b cross c divided by a minus b cross c. So what we need to do, so if we have to draw the syntax tree, what we need to do, we have to ignore this parenthesis, but this parenthesis have some meaning. What it says, this a plus b, this a plus b cross c is another portion, and this a minus b cross c is the another portion. If this is t1 and this is t2, then x will store the division of t1 and t2. So if we have to represent, or if we have to draw the syntax tree of the given grammar, the given example, what we need to do, we have to ignore this parenthesis while drawing our syntax tree, but we have to take care of these parentheses also. So बच्चों, अगर मेरे पास ये string है, then if we want to draw the syntax tree, what we need to do, I had drawn this thing. क्या किया, x equal a plus b cross c. या देखिए, b cross c, has higher precedence, then b cross c is down the tree. Then the result of this b cross c will be added to this a, then the result of this is added to with a, this is added to a. Now the resultant of this expression will divide a minus b cross c. B cross c has higher precedence, then b cross c operation will be done first, then the resultant of this will negate with the of a, then it will divide your a plus b cross c operation, a cross b, a plus b cross c operation. So, and the resultant will be stored on x, so root node will store your assignment also. This is your representation in the form of syntax tree. To form syntax tree, put parentheses in the expression. This way it's easy to recognize which operand should come first.
Now, so we had studied two modes of intermediate representation. Number one was the postfix notation, which is widely used if our inputs are in the form of mathematical expression, while we have the syntax tree also for intermediate representation, where we had converted our parse tree into the syntax tree. Now, one more widely used intermediate code is three address code. This three addressing technique you had studied in your operating system subject also. So what is three address? Intermediate code generators receive input from its predecessor phase like semantic analysis or semantic analyzer in the form of annotated parse tree. Now one more syntax tree is shown here. This is another format of this syntax tree. We will discuss it later, but you must understand, you know, there another format of your parse tree, another form of your parse tree. One is syntax tree, and second one is annotated syntax tree. So in the semantic analysis, we have the annotated parse tree, and annotated syntax tree. That syntax tree then can be converted to a linear representation in the form of postfix notation. Intermediate code tends to machine independent code. Therefore, code generator are assumed to have unlimited number of memory storage to generate code. This is the theory portion you studied by yourself. What basically three address code have? The three address code is a type of intermediate code which is easy to generate and can be easily converted to machine code. It makes use of most three addresses and one operator to represent the expression, and value computed at each instructions is stored in the temporary variable generated by compiler. The compiler decides the order of operation given by the three address code. बच्चों थ्री एड्रेस कोड क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए थ्री एड्रेस कोड में क्या होता है। थ्री एड्रेस कोड हमारा सबसे ईजिएस्ट वे है अपने कोड को रिप्रेजेंट करने का, अपने 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 इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करने का। हमारे पास एक ट्री के फॉर्मेट में सिमेंटिक एनालाइजर ने कुछ डेटा हमें दे दिया है। अब उस डेटा को हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो सबसे वाइडली यूज्ड कह लीजिए या सबसे ज़्यादा पॉपुलर कह लीजिए जो जो मेथड है वो थ्री एड्रेस के मेथड में है। थ्री एड्रेस आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि थ्री एड्रेस कोड में आपके पास जो मैक्सिमम ऑपरेंड्स हो सकते हैं वो तीन ही एड्रेसेस हो सकते हैं। मैक्सिमम तीन ऑपरेंड्स को ही आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी एक एक्सप्रेशन में। अब बात आती है क्यों थ्री एड्रेस, क्यों नहीं फोर एड्रेस, या क्यों नहीं फाइव एड्रेस, या क्यों नहीं टू एड्रेस में। बच्चों आपका जो पार्सर है या जो आपका प्रोसेसर है, मैं इस बात को कहूँ, जो आपका बोर्ड है, जो आपने चिपसेट डिज़ाइन कर रखा है अपने अपने सिस्टम पे, वो मैक्सिमम चिपसेट आपके थ्री एड्रेस पे डिज़ाइंड है। इस वजह से हम जो कोड भी जनरेट करते हैं वो कोड भी हम थ्री एड्रेस के फॉर्मेट में ही जनरेट करते हैं। ठीक है, तो थ्री एड्रेस कोड के फॉर्मेट में हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे जो जो कि एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन का वाइडली यूज्ड फॉर्मेट है। इंटरमीडिएट कोड को हम जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एग्जांपल है a इक्वल बी प्लस सी क्रॉस डी। क्या ये थ्री एड्रेस में है? नहीं। क्यों ये नहीं है? क्योंकि इसमें कितने एड्रेसेस यूज, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? चार, ए बी सी और डी। तो अभी मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट कोड सॉरी आपके थ्री एड्रेस कोड में मैक्सिमम कितने ऑपरेंड्स हो सकते हैं? मैक्सिमम आपके तीन ही ऑपरेंड्स हो सकते हैं। तो देखिए मैंने सी क्रॉस डी को R1 में रख दिया, फिर R1 को मैंने बी के साथ ऐड कर दिया और रिजल्टेंट को स्टोर कर दिया R2 में, और जो इस पूरे का रिजल्टेंट आया उसको मैंने ए में स्टोर कर दिया। अब देखिए किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम आपके पास ऑपरेंड है वो थ्री ही हैं। तो in the three address code we use maximum number of operands is up to 3। ठीक है, यानी अगर कोई भी स्टेटमेंट x इक्वल वाई ओ पी जेड के फॉर्मेट में है, x इक्वल वाई ओ पी जेड के फॉर्मेट में है, तो वो हमारा थ्री एड्रेस के फॉर्मेट में है।
जहाँ पे x, y और z आपके ऑपरेंड हैं, जबकि OP आपका ऑपरेटर की तरह पे ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपका x इक्वल वाई ओपी जेड के फॉर्मेट में आ रही है या हम उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम 3 एड्रेस के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो एक्सप्रेशन आपकी 3 एड्रेस के फॉर्मेट में है। अगर कोई स्टेटमेंट आपकी x इक्वल वाई के फॉर्मेट में है, जहां y की वैल्यू x में असाइन हो रही है, ठीक है, जहां y की वैल्यू x में असाइन हो रही है, यानी हम कॉपी कर रहे हैं किसी एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू में, तो ये भी आपका 3 एड्रेस का फॉर्मेट है। बच्चों कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि क्या x इक्वल वाई ओपी जेड का फॉर्मेट ही 3 एड्रेस का फॉर्मेट है? नहीं, कई सारे और भी फॉर्मेट हैं जिनको हम 3 एड्रेस के फॉर्मेट में या 3 एड्रेस में रिप्रेजेंटेशन में हम रखते हैं। जैसे x इक्वल वाई भी आपका 3 एड्रेस के फॉर्मेट में है। अगर अनकंडीशनल गो टू या जंप स्टेटमेंट आपके कोड में आ रहा है, तो वो भी 3 एड्रेस के फॉर्मेट में है। यानी अगर आपका आ जाता है गो टू लेवल 1, तो ये आपका भी 3 एड्रेस के फॉर्मेट में है। अगर कंडीशनल जंप स्टेटमेंट आता है, यानी इफ x रिलेशनल ऑपरेटर y, तो गो टू लेवल 1, तो गो टू लेवल 1 तो आपका ऑलरेडी आपका 3 एड्रेस में है। लेकिन क्या इफ x रिलेशनल ऑपरेटर y भी आपका 3 एड्रेस में? हाँ, ये भी आपका 3 एड्रेस में ही है। तो ये कुछ इसके अलावा पॉइंटर्स वेरिएबल जो किसी का एड्रेस स्टोर कर रहे होंगे या किसी एड्रेस की कोई वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे, वो भी आपके 3 एड्रेस के फॉर्मेट में होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 एड्रेस के फॉर्मेट में कौन-कौन से तरह के एक्सप्रेशन आते हैं? आपके आते हैं x इक्वल वाई ऑपरेटर z के फॉर्मेट के एक्सप्रेशन, x इक्वल वाई के एक्सप्रेशन, आपके अनकंडीशनल गो टू या जंप स्टेटमेंट्स, और आपके आते हैं कंडीशनल गो टू या जंप स्टेटमेंट। इसके अलावा पॉइंटर्स भी आपके 3 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में आते हैं, और भी कई सारे जैसे एरर रिप्रेजेंटेशन है, प्रोसीजर्स आपके कैसे यूज़ करते हैं, कंडीशनल या आपके लूपिंग स्टेटमेंट्स में कैसे आते हैं, ये सब हम लोग बच्चों आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब जैसे आपने लिखा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए a इंटू बी प्लस सी है, इसको 3 एड्रेस में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो b प्लस सी, चूंकि ये आपका 3 एड्रेस में नहीं है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ऑपरेटर देखिए, नंबर ऑफ ऑपरेंड देखिए तो 3 है, नंबर ऑफ ऑपरेंड देखिए तो 3 है, लेकिन ऑपरेटर्स देखिए कितने हैं। b प्लस सी में एक ऑपरेटर लगा है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है वो निगेट हो रहा है, फिर निगेशन के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन a के साथ हो रहा है, यानी इस जगह पे देखिए तो 2 ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये आपका 3 एड्रेस के फॉर्मेट में नहीं है। अगर आप देखिए तो अगर यहाँ पे सिर्फ इतने को देखेंगे तो 3 एड्रेस के फॉर्मेट में है, लेकिन अगर पूरे स्टेटमेंट को देखें तो आपका 3 एड्रेस के फॉर्मेट में नहीं है। ये इनमें से किसी कंडीशन को ट्रू या इनमें से किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इस वजह से ये आपका 3 एड्रेस के फॉर्मेट में नहीं है। तो अगर हमें इसे 3 एड्रेस में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिखा T1 इक्वल बी प्लस सी, T2 इक्वल द रिजल्टेंट ऑफ दिस यानी यूनरी माइनस ऑफ T1, देन T3 इक्वल A क्रॉस T2। 3 एड्रेस कोड को हम बच्चों कितने तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं? 3 एड्रेस कोड में अभी तक हमने क्या समझा कि हमारे पास जो कोड आ रहे हैं उसमें हम मैक्सिमम 3 एड्रेसेस के फॉर्मेट में हम कोड को रख सकते हैं। बेसिकली इसको इंटरमीडिएट कोड कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे कितने तरह से 3 एड्रेस कोड को ये यूज़ करता है, तो बच्चों 3 तरह से 3 एड्रेसेस कोड को ये रिप्रेजेंट करता है। एक क्वाड्रपल, दूसरा ट्रिपल्स और तीसरा इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। अगर कोई 3 एड्रेस है, अगर कोई, जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, यहाँ लिखा हो a इक्वल बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस माइनस सी, बी क्रॉस माइनस सी प्लस बी क्रॉस माइनस सी, ए इक्वल, ये हमारे पास कोई स्टेटमेंट है। क्या ये 3 एड्रेस के फॉर्मेट में? ऑब्वियसली नहीं। तो आपने इसमें क्या किया, T1 में रख लिया यूनरी माइनस ऑफ सी, फिर देखिए ऑर्डर आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ T1 T2 लिखा है, आप R1 R2 लिख लीजिए, पहले T1 कर लीजिए, बाद में T2 कर लीजिए, बाद में किसी भी वेरिएबल में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ऑपरेटर होंगे वो आपके, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ऑपरेंड्स होंगे वो आपके, या जो मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था, ये जो बताया था, इस फॉर्मेट में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती तो आप उसको 3 एड्रेस का फॉर्मेट मान लेंगे। तो आप देखिए
यहाँ पे लिखा T1 इक्वल यूनिरी माइनस ऑफ C, T2 इक्वल B क्रॉस T1, T3 इक्वल यूनिरी माइनस ऑफ C, T4 इक्वल B क्रॉस T3, T5 इक्वल T2 प्लस T4 और A इक्वल T5। ठीक है, कुछ एक आध कन्फ्यूजन भी आपको आ रही होगी। जैसे आप ये कह सकते हैं कि सर T1 में हमने यूनिरी माइनस ऑफ C रख रखा है तो T3 में हम फिर से क्यों रखें, या T2 में हमने B क्रॉस T1 कर रखा है तो हम T4 में B क्रॉस T3 क्यों कर रहे हैं, है ना। ये कुछ आपको डाउट्स आ सकते हैं बच्चों। ये डाउट्स आपको आने ऑब्वियस है, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि 3 एड्रेस कोड या इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के में हम सिर्फ एड्रेस को, हम अपने कोड को जनरेट कर रहे हैं। ठीक, इसमें किसी तरह का कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, किसी तरह का कोई ब्रेन नहीं लगा रहे हैं। जैसा हमारे पास कोड आ रहा है उस कोड को हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं। जब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन यानी अगले फेज के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे इस इन रिपीटेड कोड को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, तो अब देखो बच्चों, ये हमने 3 एड्रेस कोड में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे पास 3 एड्रेस कोड आ गया है। अब अगर इसे हमें क्वाड्रुपल्स के फॉर्मेट में रखना होगा, तो क्वाड्रुपल्स के फॉर्मेट में रखने के लिए हम एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें 4 फील्ड होंगी। आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, रिजल्ट और ऑपरेटर। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के फॉर्मेट में लिखा गया है। अगर आप सिर्फ इतना भी पोर्शन बनाते हैं 4 फील्ड का, तो भी आपका करेक्ट है। तो आपके क्वाड्रपल्स में जब आप इस 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्वाड्रपल में आप 4 फॉर्म का या 4 सेल की आप एक टेबल बनाएंगे, 4 रो की आप टेबल बनाएंगे, जिसमें ऑपरेटर, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 और रिजल्ट होगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका था यूनिरी माइनस ऑफ सी, द रिजल्टेंट ऑफ दिस यूनिरी माइनस सी इज स्टोर्ड टू दी T1। तो देखिए, ऑपरेटर कौन सा लगाया आपने, यूनिरी माइनस। कौन सा आर्गुमेंट आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक ही आपके पास आर्गुमेंट है। यहाँ आर्गुमेंट को आप ऑपरेंट से आप कह सकते हैं। यहाँ ऑपरेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अब चूंकि ये ऑपरेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं 3 एड्रेस में, इसलिए मैं इसको आर्गुमेंट बोल रहा हूँ। तो यूनिरी माइनस ऑफ सी एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड टू द T1। सेम ऐसे ही B क्रॉस T1 एंड रिजल्टेंट इज स्टोर्ड टू द T2। तो आर्गुमेंट 1 हो जाएगा B, आर्गुमेंट 1 होगा आपका T1 कह लीजिए, B कह लीजिए, इसमें कोई नहीं है, आप चाहे B कह लीजिए चाहे T1 कह लीजिए। तो आर्गुमेंट 1 हो गया आपका T1, आर्गुमेंट 2 हो गया आपका B, ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं आप, स्टार, और रिजल्ट किस में स्टोर कर रहे हैं आप, T2 में। सेम ऐसे ही नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड था आपका यूनिरी माइनस ऑफ सी स्टोर टू T3। तो यूनिरी माइनस आपका ऑपरेटर हो गया, आर्गुमेंट 1 आपका C हो गया, और रिजल्ट किस में स्टोर कर रहे हैं आप, T3 में स्टोर कर रहे हैं। फिर आपके पास आया B क्रॉस T3 में T3 आपका आर्गुमेंट 1, B आपका आर्गुमेंट 2, क्रॉस आपका ऑपरेटर, और रिजल्ट किस में, T4 में। इस तरह से बच्चों, इस तरह से आप क्वाड्रुपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका एडवांटेज क्या, बहुत आसान है इसको करना, बहुत इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल्स आपके पास ज़्यादा आते हैं, इस वजह से आप इसको बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिसएडवांटेज आपको सामने से दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेरीज की ज़रूरत पड़ी, यानी बहुत सारा हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही है। और जब एक्स्ट्रा वेरिएबल हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे आपने देखा T1, T2, T3, T4, T5, हमारे 4 लाइन का कोड था, उसमें इतने सारे हमने टेम्परेरीज को ऐड कर लिया। जब ज़्यादा टेम्परेरी वेरिएबल्स हम स्टोर कर लेंगे, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा और स्पेस भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बढ़ेगी। दूसरा फॉर्मेट है आपके 3 एड्रेस कोड के रिप्रेजेंटेशन का बच्चों, ट्रिपल्स के फॉर्मेट में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका क्वाड्रुपल था, सिर्फ इसमें एक चेंज हुआ कि यहाँ पे रिजल्ट वाला सेक्शन देखिए। जैसे यहाँ पे आपका एक रिजल्ट वाला कोड ये फील्ड था, ये रिजल्ट वाला यहाँ पे आपने सेक्शन हटा दिया है। ठीक, इसमें सिर्फ 3 ही आपकी फील्ड होंगी, एक ऑपरेटर, दूसरा आर्गुमेंट 1 और तीसरा आर्गुमेंट 2। तो अगर सेम आपका ये कोड था A इक्वल B क्रॉस माइनस सी प्लस B क्रॉस माइनस सी, जिसका आपने यहाँ पे 3 एड्रेस कोड जनरेट किया था, ये 3 एड्रेस कोड जनरेट किया था, तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रिपल्स के फॉर्मेट में, तो ऑपरेटर आपका यूनिरी माइनस और आर्गुमेंट आपका क्या, C।
किसी तरीके का कोई रिजल्ट हम बच्चों नहीं स्टोर कर रहे हैं। सेम ऐसे ही ऑपरेटर आपका कौन सा, अब देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट को डिनोट करने के लिए इसकी यहाँ पे यूटिलिटी बन जाती है। देखिए इसकी यूटिलिटी बन जाती है, ये जो फील्ड है। ऑपरेटर कौन सा आपका, स्टार। आर्गुमेंट कौन सा आपका, आर्गुमेंट 1 कौन सा था। रिजल्ट किस में स्टोर हुआ, रिजल्ट स्टोर हुआ इसमें, इस लोकेशन पे। इसको अगर आप मेमोरी लोकेशन से आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप इसको देखते हैं, तो देखिए आपने यूनिरी माइनस ऑफ सी किस में स्टोर किया है, 0 लोकेशन पे। तो 0 लोकेशन और बी लोकेशन का जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसको हमें अगर शो करना है तो आर्गुमेंट 1 आपका 0 लोकेशन, आर्गुमेंट 2 आपका बी, और ऑपरेटर कौन सा आप यूज कर रहे हैं, स्टार। ठीक, ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो गई, ये वैल्यू स्टोर हुई मेमोरी लोकेशन 1 में। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट था आपका यूनिरी माइनस ऑफ सी, तो यूनिरी माइनस को आपने ऐसे स्टोर दिखा दिया। ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है बच्चों, ये स्टोर हो रहा है आपका लोकेशन नंबर 2 पे। ठीक, ऐसे ही आप अगर इसको देखिए तो यहाँ पे यूनिरी माइनस, यहाँ पे आपका आपका स्टार ऑपरेटर था, स्टार ऑपरेटर यूज हो रहा था। मैं इससे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, इससे स्टार ऑपरेटर इससे किस में चल रहा है, बी, और जो इसका रिजल्टेंट जहाँ पे आपने स्टोर किया था, तो इसका रिजल्ट आपने स्टोर किया था बच्चों यूनिट माइनस सी का 2 में, तो 2 बी, और ऑपरेटर कौन सा हो गया, ऑपरेटर कौन सा हो गया आपका बच्चों, स्टार। ऐसे ही यहाँ देखिए प्लस आपका किसके किसके साथ हो रहा है, प्लस आपका हो रहा है 1, यानी इसके साथ, और किसके साथ, 3 के साथ। ठीक, तो अब यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं ट्रिपल्स में हम मेमोरी लोकेशंस को यूज़ करके कि हम जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की बात कर रहे थे वो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को हम यहाँ पे रिमूव कर दे रहे हैं। तो दिस रिप्रेजेंटेशन डजंट मेक यूज ऑफ एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द सिंगल ऑपरेशन, इंस्टेड when a reference to another triple value is needed, a pointer to that triple is used. So it consists of only 3 fields, namely operator, argument 1 and argument 2. ठीक है, हम उन टेम्परेरी वेरिएबल को रिमूव कर दे रहे हैं। उन टेम्परेरी वेरिएबल को रिमूव करके हम क्या यूज कर रहे हैं, हम मेमोरी लोकेशंस को देख ले रहे हैं या इंडेक्स नंबर को देख ले रहे हैं, और उस इंडेक्स नंबर उस मेमोरी लोकेशन के या उस रेफरेंस के थ्रू हम इसको कुछ भी आप कह सकते हैं बच्चों, इसको रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं, इसको मेमोरी लोकेशन भी कह सकते हैं, इसको आप इंडेक्सेस भी बोल सकते हैं। तो आप इन इंडेक्सेस या इन मेमोरी लोकेशंस के थ्रू आप इसके रिजल्ट, इस टेबल को फॉर्म कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, चूंकि हम कोई भी टेम्परेरी को नहीं यूज़ करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है हमें इसको रीअरेंजमेंट करने का। जैसे 1 और 3 का एडिशन हम स्टोर कर रहे हैं 4 पे, तो 1 और 3 है क्या, 1 का मतलब हो गया यूनिरी माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, हम यहाँ समझ में आ रहा है अब हमें। ठीक, जबकि 3 क्या हो गया, यूनिरी माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, जो कि यहाँ पे स्टोर था। ठीक, इन दोनों का प्लस यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट एज इजी एज इट वाज इन क्वाड्रपल्स। ठीक, दूसरा, ऑप्टिमाइजेशन करना हमारे लिए बड़ा टफ हो जाएगा। वहाँ तो हम देख पा रहे थे क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टेम्परेरीज ऐड हो जा रही थी, तो हम उन एक्स्ट्रा टेम्परेरीज को रिमूव करने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ कर पा रहे थे, जिससे कि हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन भी आसान हो जा रहा था। ठीक है, थर्ड वन और लास्ट वन आपका आता है बच्चों इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में क्या होता है, इसमें 2 टेबल बनेगी बच्चों, इसमें 2 टेबल बनेगी। इसमें एक टेबल बनेगी आपकी जैसे आपकी ट्रिपल्स की टेबल थी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, ये एक इन एक ट्रिपल्स का ही एक और दूसरा फॉर्मेट है। कई बुक्स में आप देखेंगे, कई वेबसाइट्स में आप देखेंगे तो सिर्फ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स पे ही रोक दिया है, जबकि तीसरा फॉर्मेट नहीं बताया है। जबकि तीसरा फॉर्मेट आपका ट्रिपल्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको आप इनडायरेक्ट ट्रिपल्स कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन टेक्निक में क्या होगा, दिस रिप्रेजेंटेशन मेक यूज ऑफ पॉइंटर्स to the listing of all references to computation, which is made separately and stored. It's similar to utility as compared to counterpulse representation, but requires less span than it. Temporaries are implicit and easier to rearrange code. जरा देखिए बच्चों इसमें क्या किया है आपने, इसमें क्या किया, जैसे आपने ट्रिपल्स यूज़ किया था बिल्कुल वैसे ही यूज़ किया। देखिए यहाँ से देखिए, तो आपने बिल्कुल वैसे ही यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स, कुछ मेमोरी लोकेशंस बता दिए हैं या कुछ इंडेक्स नंबर बता दिए हैं, और उन इंडेक्स नंबर के थ्रू यहाँ पे आपने ट्रिपल्स को यूज़ कर लिया है। जबकि एक
एक पॉइंटर टेबल और आप बना रहे हैं जिसमें हर स्टेटमेंट का आपने हर स्टेटमेंट यानी 14 का मतलब क्या है, 14 का मतलब 0 वोल्ट या कोई एक वैल्यू है, एक कोई पॉइंटर है जिसको आप यहाँ पे स्टोर कर ले रहे हैं। फ़ायदा इससे क्या है? फ़ायदा इससे ये है कि हम अगर हमें ऑप्टिमाइज़ेशन परफ़ॉर्म करना है, तो हम ऑप्टिमाइज़ेशन ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं या किस वेरिएबल में कौन-सा डेटा है, ये हम बड़े आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे 14 नंबर का क्या मतलब था? 14 नंबर का मतलब था यूनिटी माइनस ऑफ सी। तो यूनिटी माइनस ऑफ सी की वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई? स्टोर हो गई हमारे पास 0 लोकेशन पे। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हम एक रिज़ल्टेंट भी स्टोर कर रहे हैं। एक तरह का रिजल्टेंट भी स्टोर कर रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट स्टोर कर रहे हैं एक सेपरेट टेबल में। वो सेपरेट टेबल रेफरेंस होगी इस ट्रिपल्स के टेबल के एक रेफरेंसेस से या किसी एक इंडेक्स नंबर से। तो ये काफ़ी हद तक आपका ट्रिपल से भी मिलता हुआ है, जबकि इसकी वर्किंग कुछ बहुत हद तक आपकी क्वाड्रपल्स से भी मिलती हुई है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या देखा? आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा इंटरमीडिएट कोड का क्या पर्पस है, इंटरमीडिएट कोड क्या चीज़ है। तो ये समझा हम लोगों ने कि सिमेंटिक एनालिसिस के बाद हमारे पास एक पार्स ट्री आ जाती है, जो एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में होती है, जिसको हमें किसी न किसी लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है। इस लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फ़ेज़ है, जिसको हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फ़ेज़ कहते हैं। जिसका काम क्या है? इस नॉन लीनियर या ट्री स्ट्रक्चर्ड कोड को पहले एक लीनियर स्ट्रक्चर्ड कोड में कन्वर्ट करना और फिर उसको लीनियर स्ट्रक्चर कोड को कन्वर्ट करके यानी एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना और फिर उस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके उसका एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर देना। ये इंटरमीडिएट कोड आपका हाई लेवल के और ना हाई लेवल का होगा और ना ही मशीन लेवल का होगा। ये आपकी उन दोनों के बीच का कोई एक कोड होगा। फिर हमने समझा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत ये है कि अगर हमें पोर्टेबिलिटी अचीव करनी है तो हम इंटरमीडिएट कोड को यूज़ करते हैं। अगर हमें पोर्टेबिलिटी इन द सेंस ये कि हम पूरा कम अगर दूसरी मशीन पे हम लेकर के जा रहे हैं अपने कोड को, तो दूसरी मशीन पे अगर हम अपने कोड को कंपाइल करना या रन कराना चाहते हैं तो पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा, जो कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है। तो हम क्या कर लें, हम एक इंटरमीडिएट कोड के फॉर्मेट में रख लें जो हमें क्रॉस कंपाइलर या बूटस्ट्रैपिंग जैसी फैसिलिटी को प्रोवाइड करे, जिससे कि हमारी पोर्टेबिलिटी इन्हेंस हो जाए। ठीक। फिर हम लोगों ने समझा बच्चों कितने तरह के इंटरमीडिएट कोड हो सकते हैं। तो दो तरह के इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। एक हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो हाई लेवल कोड के बहुत नज़दीक होगा या हाई लेवल कोड की तरह ही लिखा हुआ होगा, जबकि दूसरा लो लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो कि मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट के बहुत ही नियर होगा। फिर हमने ये समझा कि हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन और लो लेवल रिप्रेजेंटेशन जो भी आपका है, इसमें बेसिकली हम करते काम कैसे हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मेट हैं, जैसे पोस्टफिक्स नोटेशन, जैसे सिंटैक्स ट्री का कॉन्सेप्ट, जैसे थ्री एड्रेसिंग। ठीक। फिर हमने थ्री एड्रेस को कैसे या थ्री एड्रेस किस डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके आपके कोड को या आपके इनपुट कोड को रखता है, वो हमने तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन टेक्निक पढ़ी, जिसमें क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स को समझा था। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा वर्क किया है। हालांकि कंपाइलर में कुछ भी थ्योरी नहीं है। तो अभी तक में जितना भी आपने पढ़ा कम इंटरमीडिएट कोड तक में, अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।